हाँ जी, तो आज की बुक रीडिंग को हम शुरू करते हैं। कल हमने बहुत अच्छा रीड किया था। अब आपको पता है कि पहला महीना जो था वो खत्म हो गया है। अब हम लोग इस साल के दूसरे महीने की तरफ जा रहे हैं, फरवरी, है ना। और फरवरी को सुनते हैं, समझते हैं कि फरवरी की शुरुआत किस तरीके से करनी चाहिए। आज एक दिन उसमें से भी हमने खत्म कर दिया है। तो जैसे हमने प्रथा डाली हुई है, हम बुलाते हैं अजय जी को। अजय जी बताएंगे फरवरी 1 तारीख के लिए रॉबी शर्मा जी क्या कहना चाह रहे हैं। थैंक यू सर। एंड टुडे इज February 1st, मतलब नए साल का एक नया महीना निकल चुका है और दूसरा महीना भी शुरू हो गया है। तो आज शुरुआत है नए महीने की, नया दिन है February 1st. Saying that you don't have time to improve your thoughts and your life is like saying you don't have time to stop for gas because you are too busy driving. Eventually it will catch up with you. मतलब ये कह रहे हैं कि यू डोंट हैव अ टाइम टू इम्प्रूव योर थॉट, मतलब आपको अपने लाइफ और थॉट्स को इम्प्रूव करने के लिए टाइम नहीं है। सेइंग डोंट हैव टाइम टू स्टॉप योर गैस बिकॉज यू आर टू बिजी ड्राइविंग, मतलब आप इतना बिजी हो चुके हो कि आपको सोचने का टाइम नहीं है, आपको इम्प्रूव करने का टाइम नहीं है। इवेंचुअली इट विल कैच अप विद यू। तो ये मेरे को भी नहीं समझ आया सर, आप ही बताइए क्या कहना चाह रहे हैं सर इसमें। अजय जी ने सही बोला, कहना क्या चाहते हो इसको ही समझना है ना। पढ़ने से होता नहीं, समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज ये बताने की कोशिश की, बहुत बार लोग बोलते हैं ना मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ, और इसके लिए भी उनके पास समय नहीं है कि वो अपने थॉट्स या अपनी लाइफ को, है ना, इम्प्रूव करे। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक बंदे से मैं कभी बात कर रहा था, और ये बंदा एक, है ना, छोटी सिटी में था, और ये सुबह से लेकर रात तक, है ना, सिलेंडर सप्लाई का काम करता है, जो बुरा काम नहीं है, अच्छा ही काम है। लेकिन जब मैंने उसको कुछ अच्छी चीजें बताई तो बोला कि सर मेरे पास उस सब के लिए टाइम नहीं है। लेकिन मेरे को बोला कि सर अगर आप 1 घंटे दोगे ना तो मैं मेरी स्टोरी पूरा आपको सुनाऊंगा। ठीक है, लेकिन उसके पास 1 घंटा एक सेशन अटेंड करने के लिए टाइम नहीं है, एक कुछ सुनने के लिए समय नहीं है ना। तो बहुत बार क्या होता है, अगर हम मान लो कि अपने गैस, मतलब गैसोलीन वहां पे चलता है, यूएस वगैरह में बहुत चलता है, अपने यहाँ पे पेट्रोल या डीजल चलता है। तो अगर हमने अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल नहीं भराया और हम चलाते ही रहे कि चलाते ही जा रहे, चलाते ही जा रहे, तो क्या होगा? खत्म हो जाएगी सर, गैस खत्म हो जाएगी, फिर उसके गाड़ी बंद पड़ेगी, और गाड़ी बंद पड़ेगी, गाड़ी बंद पड़ेगी, और फिर हमें हमें ना उसको धक्का मारते हुए लेके जाना पड़ेगा, है ना? या फिर पैदल जाना पड़ेगा। तो इसी चीज को यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि जिस तरीके से गाड़ी में पेट्रोल भराना जरूरी है, उसी तरीके से ना अपने लिए समय निकाल के अपने थॉट्स को, अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए समय निकालना हमें बहुत बहुत जरूरी है। और बहुत बार अजय जी शायद एक बहुत अच्छी चीज बोलते हैं कि अगर हम वही करते रहेंगे जो अभी तक करते आ रहे, तो रिजल्ट भी वही आएंगे जो वही आता है, पहले आता था, अभी तक आ रहा है ना। तो चेंज तो करना होगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा अजय जी, फॉर वंडरफुल थैंक यू रीडिंग। सर, थैंक यू फॉर थैंक यू, ग्रेट, योर एक्सप्लेनेशन, वंडरफुल, थैंक्स लॉट। थैंक यू। ओके। एंड आई विल टेल यू, यहाँ पे पेट्रोल को गैस बोलते हैं, है तो पेट्रोल ही यहाँ पे भी। अच्छा, इट इज ओनली दैट दे कॉल इट गैस। आई एम आउट ऑफ ये गैस मींस पेट्रोल और गैस सेम चीज है। गैसोलीन एंड पेट्रोल दे आर सेम थिंग। पेट्रोल और गैसोलीन सेम रहता है, सेम सेम। हाँ, है। वो शब्दों का फर्क है ना, यहाँ पे गैस बोलते हैं, मेरे को गैस भरवानी है मींस पेट्रोल भरवाना है, दैट्स इट। तो चलिए आज हम लोग नए चैप्टर, नए खंड को शुरू करने वाले हैं। और ये खंड 2 है हमारी इस पुस्तक का, जिसका नाम है मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा। और सेलिंग का में सफलता का फॉर्मूला को जानेंगे, किस तरह मैंने सेल्समैनशिप का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य सीखा। तो चलिए हम शुरुआत कराते हैं नेहा जी से। नेहा जी रीड कीजिएगा। अगस्त की एक गर्म सुबह को मैं जॉन स्कॉट एंड कंपनी के ऑफिस में गया। यह कंपनी बहुत बड़ी होलसेल ग्रोसरी कंपनी थी और इसका ऑफिस फिलाडेल्फिया में
अमेरिकन एंड डायमंड स्ट्रीट में था। मैंने मिस्टर जॉन स्कॉट के बारे में पूछा। उनके पुत्र हैरी ने कहा, आज सुबह डैडी बहुत व्यस्त है, क्या आपका उनसे अपॉइंटमेंट है? मैंने जवाब दिया, मेरे उनसे अपॉइंटमेंट नहीं है, परंतु उन्होंने मेरी कंपनी से कुछ जानकारी चाहिए थी और मैं वही जानकारी देने के लिए आया हूँ। अच्छा, पुत्र ने कहा, तो आप गलत दिन आ गए हैं। डैडी के ऑफिस में इस समय 3 लोग बैठे हुए हैं और को नीचे कर दीजिए, ऊपर कर दीजिए सर। और पेज ऊपर कर दीजिए सर। मैंने स्क्रॉल किया है। अच्छा, और तभी जॉन स्कॉट वहां आ गए और वेयरहाउस की तरफ जाने लगे। डैडी पुत्र ने आवाज लगाई, यहाँ पर एक आदमी है जो आपसे मिलना चाहता है। क्या आप मुझसे मिलना चाहते हैं यंग मैन? बॉस ने कहा। जब वे वेयरहाउस के झूलते हुए दरवाजे से तेजी से अंदर जा रहे थे, मैं उनके पीछे पीछे चल दिया और यह रहा उस खड़े खड़े होने वाले इंटरव्यू का ब्यौरा। मैं मिस्टर स्कॉट, मेरा नाम बैडगर है। आपने हमसे कुछ जानकारी मंगवाई थी और मैं आपको वह जानकारी देने आया हूँ। मैंने उसे उसका साइन किया हुआ कार्ड दिया जो उसने मेरी कंपनी को डाक में भेजा था। तो बहुत अच्छा नेहा जी, आपने बहुत अच्छा रीड किया। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगस्त की एक गर्म सुबह की बात की है ना। जिनको ठंडी लग रही है तो उनको थोड़ा सा गर्मी लगी होगी जरूर इससे, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक अपॉइंटमेंट के बाद सुनी यहाँ पे कि क्या हुआ, उस अपॉइंटमेंट में कैसे उनसे मिले और आगे क्या हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग राजेंद्र जी से सुनते हैं। हेलो राजेंद्र जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। स्कॉट कार्ड की तरफ देखते हुए, देखो यंग मैन, मुझे जानकारी नहीं चाहिए थी, परंतु मैंने सोचा कि क्यों न वह मेमोरेंडम बुक ले ली जाए जो आपकी कंपनी के अनुसार उन्होंने मेरे लिए अलग से रखवाई थी। मेरे पास आपकी कंपनी के कई पत्र आए जिसमें मुझे यह बताया गया कि उन्होंने यह बुक मेरे नाम पर अलग से रखी हुई है। यही वजह थी कि मैंने इसके लिए कार्ड भेज दिया। मैं मेमो बुक देते हुए, मिस्टर स्कॉट, इन छोटी बुकलेटों से हमारा जीवन बीमा नहीं बिकता, परंतु इससे हमें आमने सामने की मुलाकात का और अपनी बात कहने का मौका मिल जाता है। स्कॉट, देखिए, अभी मेरे ऑफिस में 3 लोग हैं और मैं कुछ समय के लिए व्यस्त हूँ। इसके अलावा बीमे पर विचार करने में समय बर्बाद करने का कोई औचित्य नहीं है। मैं 63 साल का हूँ और मैंने कई सालों से बीमा खरीदना बंद कर दिया है। मेरी ज्यादातर पॉलिसियों का पूरी तरह से भुगतान हो चुका है। मेरे बच्चे अब बड़े हो चुके हैं और वे मुझसे बेहतर अपना खुद का ध्यान रख सकते हैं। मेरे साथ अब सिर्फ मेरी पत्नी और पुत्री हैं और अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उनके पास इतना पैसा होगा जो उनकी जरूरत से ज्यादा है। स्क्रॉल कीजिए सर। मैं, मिस्टर स्कॉट, जीवन में जो आदमी आपकी तरह सफल हुआ है उसके पास अपने परिवार और अपने बिजनेस के अलावा भी रुचियां होंगी। शायद कोई अस्पताल, धार्मिक कार्य, किसी अच्छे या महत्वपूर्ण लक्ष्य से जुड़ा कोई मिशनरी या चैरिटेबल काम। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी मौत के बाद उन्हें आपका समर्थन मिलना बंद हो जाएगा? क्या इससे एक अच्छा काम बंद नहीं हो जाएगा और उसे गहरा धक्का नहीं लगेगा? उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, परंतु उसके चेहरे पर जो भाव आए उन्हें देखकर मैं समझ गया कि तीर निशाने पर जाकर लगा है। वह मेरे विस्तार से कहने का इंतजार कर रहा था। विस्तार से कहने, हाँ, अगर आप हमारी योजना मान लेते हैं मिस्टर स्कॉट, तो आप निश्चित रह सकते हैं कि उन्हें आपके समर्थन की गारंटी रहेगी, चाहे आप जिए या मरे। अगर आप जिंदा रहते हैं तो आज से 7 साल बाद से आपको हर साल $5,000 की आमदनी होगी।
जो आपकी मासिक चेक के रूप में तब तक मिलती रहेगी जब तक आप जिंदा रहेंगे। अगर आपको इस आमदनी की जरूरत न हो तो आप इसे दान में दे सकते हैं, परंतु अगर आपको इस आमदनी की जरूरत हो तो यह आपके लिए एक बड़ा वरदान साबित हो सकती है। स्कॉट अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए, अगर आप कुछ देर इंतजार करना चाहें तो मैं आपसे इस बारे में कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। थैंक यू राजेंद्र जी फॉर वंडरफुल रीडिंग। और इसका जो कम्युनिकेशन हो रहा है इन दोनों के बीच में, इसको आगे लेके चलते हैं और हम लोग अभी बुलाते हैं प्राजक्ता जी को। प्राजक्ता जी, आप रीड कीजिएगा। सर ऊपर लीजिए। हाँ, परी किया है, यहाँ से शुरू करना है। मैं खुशी खुशी इंतजार करूंगा। ओके। मैं खुशी खुशी इंतजार करूंगा। लगभग 20 मिनट बाद मुझे मिस्टर स्कॉट ने प्राइवेट ऑफिस में बुलाया। स्कॉट, आपका नाम क्या है? मैं बेडगर। स्कॉट, मिस्टर बेडगर, अपने चैरिटी को सर स्क्रीन नहीं दिखाई। हाँ। स्कॉट, मिस्टर बेडगर, आपने चैरिटी की बात की थी। मैं 3 विदेशी मिशनरीज को दान देता हूँ और मैं हर साल उन कामों में काफी पैसा देता हूँ जो मेरे दिल के काफी करीब है। अब आप बताइए कि आपका क्या अब आप बताइए कि आपका क्या मतलब था जब आपने कहा कि इस प्लान से उन्हें मेरे मरने के बाद भी मेरे समर्थन की गारंटी रहेगी। इसके अलावा आपने यह भी कहा था कि आज से 7 साल बाद मुझे हर साल $5,000 की आमदनी भी होने लगेगी। इस सब में कितना खर्च आएगा? जब मैंने उसे खर्च बताया तो वह हैरान हो गया। स्कॉट, नहीं, मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता। तब मैंने उससे 3 से ऊपर लीजिए। तब मैंने उससे 3 विदेशी मिशनरीज के बारे में और सवाल पूछे। वह उनके बारे में खुशी खुशी बताने लगा। मैंने पूछा कि क्या वह कभी इस मिशन में गया है? नहीं, वह नहीं गया, परंतु उसका एक बेटा और बहू निकरागुआ में एक मिशन के इंचार्ज है और वह वहां शरद ऋतु में जाने की योजना बना रहा है। फिर उसने मुझे उनके काम के बारे में कई किस्से सुनाए। मैंने पूरी रुचि के साथ सुना। बाद में मैंने पूछा, मिस्टर स्कॉट, जब आप निकारागुआ जाएंगे तो क्या आप खुशी खुशी अपने बेटे और उसके परिवार को यह खबर नहीं सुनाना चाहेंगे कि आपने पूरे इंतजाम कर लिए हैं कि अगर आपको कुछ हो जाता तो भी उनके पास हर महीने के एक चेक आता रहेगा ताकि उनका काम बिना किसी बाधा के चलता रहे। और क्या आप बाकी 2 मिशनरीज को भी पत्र लिखना पसंद नहीं करेंगे जिसमें इसी तरह का संदेश हो? सर ऊपर लीजिए। जब भी वह इतनी भारी भरकम किस्तों की बात करता था, मैं उन विदेशी मिशनरीज के बारे में बातें करने लगता था, सवाल पूछने लगता था जिनकी वह दान देता था। आखिरकार उसने मुझसे बीमा खरीद ही लिया। उसने उस दिन $8,672 का चेक दिया ताकि योजना को उसी दिन लागू किया जो सके। बहुत अच्छा प्राजक्ता जी, बहुत अच्छा आपने रीड किया। और देखिए किस तरीके से है ना, जब भी कोई सवाल पूछ रहा था तो उन्होंने उसके जो ड्रीम था है ना, उसको लेके आ गए। मतलब हमें लोगों के केवल ऑब्जेक्शन को हैंडल करते समय ये नहीं देखना है कि उसके क्वेश्चन का आंसर दे। कई बार जब वो क्वेश्चन हमें पूछता है तो हमें क्या करना चाहिए कि उसकी नीड क्या है, उसको बार बार हमें लेके आ जाना चाहिए। और इस पे हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन प्राजक्ता जी के लिए फिर से जबरदस्त तालियां। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। और
जीत को पढ़ने का मौका देते हैं। जीत, आप रीड कीजिएगा। मैं उस ऑफिस से बाहर निकला नहीं। मैं निकला नहीं। मैं तो हवा में उड़ रहा था। मैंने चेक को अपनी बगल रख लिया, परंतु मैं इसे अपने हाथ से पकड़े रहा। मुझे डर था कि नहीं यह बाहर निकल जाए। मुझे लगा कि अगर ऑफिस पहुंचने से पहले चेक नहीं गिर जाएगा तो मेरे लिए यह कितना भयावह दुष्प्रह होगा। मेरे पास $8672 का चेक था। $8672। 2 साल पहले मैंने शिपिंग क्लार्क की नौकरी की। आस लगाए बैठा था कि दरअसल इस सेल ने मुझे अपने जीवन का बहुत बड़ा रोमांच दिया। जब मैं अपनी कंपनी के हेड ऑफिस पहुंचा तो मुझे यह सुनकर हैरानी हुई कि कंपनी के इतिहास में सबसे बड़ी सेल्स मैंने कंपनी के इतिहास में यह सबसे बड़ी सेल्स में एक थी। मैंने उस रात खा नहीं पाया। मैं उस रात सो नहीं पाया और सुबह तक जागता रहा। यह 3 अगस्त 1920 की बात है कि मैं इस तारीख को कभी भूल नहीं पाऊंगा। मैं फिलाडेल्फिया का सबसे रोमांचित आदमी था। चूंकि यह सेल मुझ जैसे नए अनुभवनीय और गलती करने वाले नौजवान ने की थी, जिस ग्रेड स्कूल भी पूरा नहीं किया था। इसलिए इस बात से थोड़ा सनसनी फैला स्वाभाविक था। कुछ सप्ताह बाद मुझे आमंत्रित किया गया कि मैं इस साल की कहानी बॉस्टन में नेशनल सेल्स कन्वेंशन में सुनाऊं। बहुत अच्छा जीत, बहुत अच्छा आपने रीड किया है ना। तो हमने पहले देखा कि सेल्स हो गई उस वक्त $8672 की, और वो शायद जब वो अपने ऑफिस में लेके आए तो जब ऑफिस से वहां से ऑफिस से निकल रहे थे तो चल नहीं रहे थे, उड़ रहे थे, है ना। और जब अपने ऑफिस में गए तो पता चला कि ये उनके ऑफिस का सबसे बड़ा डील में से एक था। ठीक है, तो अब देखते हैं कि वो अनुभवहीन थे, ज्यादा उनको पता नहीं था, लेकिन उन्होंने इसको तो कर लिया। अब आगे क्या हुआ जब कहानी सुनाने जा रहे थे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे अभी बुलाते हैं रूपाली जी को। रूपाली जी रीड कीजिएगा। सम्मेलन में अपनी कहानी सुनाने के बाद देश के मशहूर सेल्समैन क्लेंटन एम हंसकर, जो मुझसे उम्र में दुगने हो गए, मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे हाथ मिलाते हुए इस सेल के लिए बधाई दी। फिर उन्होंने मुझसे एक ऐसी बात कही जिसे सुनने के कुछ समय बाद ही मैंने जान लिया कि यह लोगों के साथ व्यवहार करने का सबसे गहरा रहस्य है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है शायद आप अभी यह नहीं समझे होंगे कि आप उस सेल में क्यों सफल हो। मैंने उनसे पूछा कि उनके कहने का क्या मतलब था। तब उन्होंने एक ऐसी महत्वपूर्ण सच्चाई को उजागर किया जो सेलिंग की मूलभूत सच्चाई। सर स्क्रॉल कीजिए। तब उन्होंने एक ऐसी महत्वपूर्ण सच्चाई को उजागर किया जो सेलिंग के मूलभूत सच्चाई है। उन्होंने कहा, सेल्समैनशिप का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य यह पता लगाना है कि सामने वाला आदमी क्या चाहता है और फिर उस चीज को हासिल करने में उस आदमी की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका ढूंढना है।
स्कॉट नाम के उस आदमी के इंटरव्यू के पहले ही मिनट में आपने अंधेरे में एक तीर चलाया और आपको संयोगवश यह पता चल गया था कि वह क्या चाहता था। फिर आपने उसे बता दिया कि उसकी इच्छा कैसे पूरी हो सकती है। आप उसकी इच्छा के बारे में बात करते रहे, इसके बारे में सवाल पूछते रहे। आपने उसे उस इच्छित वस्तु के विषय से इधर-उधर भटकने नहीं दिया। अगर आप इसी एक नियम को हमेशा याद रखेंगे, तो आपके लिए सेलिंग आसान हो जाएगी। एग्जैक्टली बहुत बहुत ही अच्छा रीड किया रूपाली जी, है ना। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, जहाँ पे सेलिंग जब कर रहे हैं तो इच्छा, उन्होंने एक तीर चलाया और वो निशाने पे लगा और उनकी इच्छा पता चल गई। तो हमें, अगर हम इच्छा पे बात करें, जैसे अभी मैंने एक और बुक में पढ़ा था, मैं उसको रिकॉल तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उसमें वो बोलते हैं कि किसी को घर दिखाने के लिए गए, तो उस लेडी को किचन से ना गार्डन बहुत अच्छा लग रहा था, है ना। तो उन्होंने, और जब भी वो, उसका हस्बैंड कुछ बोलता था कि ये रूम छोटा है, ये दीवार वो है, तो बार बार वो बात करता था कि देखो किचन से गार्डन कितना बढ़िया दिखता है ना। फिर वो कुछ बोलता था तो बोलता किचन से गार्डन कितना बढ़िया लगता है ना। मतलब उसके फोकस वहां पे लेके आ जाना चाहिए। तो अगर हम इसको करेंगे तो सेलिंग बड़ी आसान से हो जाती है। चलिए, बहुत अच्छा। एक बार फिर से रूपाली जी के लिए जबरदस्त तालियां, और आगे बढ़ते हैं और प्रशांत जी से सुनते हैं। एक मिनट। बोस्टन में ना, आ गए अभी हम लोग। बोस्टन में मैं 3 दिन रुका और पूरे समय में मिस्टर हंसिकर की बातें के बारे में सोचता रहा। वे सही थे। मैंने सच में यह नहीं सोचा था कि मैं वह सेल करने में सफल क्यों हुआ था। अगर क्लिंटन हंसिकर ने इसका विश्लेषण नहीं किया होता और मुझे इस बारे में नहीं बताया होता, तो मैं बरसों तक भटकता रहता। जब मैं उनकी बातों पर विचार किया तो मुझे यह समझ में आया कि ज़्यादातर मुलाकातों में सामने वाले मेरी बात का विरोध क्यों करते थे। मैं महसूस किया कि मैं सीधे ग्राहक पर हमला बोल देता था और उसे खरीदने की बातें करने लगता था। मैं ना तो यह जानता था कि यह जानने की कोशिश करता था कि सामने वाला क्या चाहता है या उसकी परिस्थिति क्या है। मतलब अभी के जो एग्जाम्पल दिया, उन्होंने क्या किया था कि इस बार उन्होंने ये नहीं किया था कि उसको जाकर मतलब उसके ऊपर पेश करने की कोशिश की। उल्टा उसने उनको सोचा, उनको सुना और सुनने के बाद उनकी जो चीज़ थी वो उन्होंने पकड़ ली और उसके बारे में उनको बराबर बीमा बेच दिया। आगे मैं इस नए विचार को लेकर रोमांचित हो गया जिसका प्रयोग मैं अनजाने में किया था। मैं इतना रोमांचित हो गया था कि इसका प्रयोग करने के लिए फिलाडेल्फिया पहुंचने का इंतजार करना भी मेरे लिए दुभर हो रहा था। इसमें मैं जॉन स्कॉट और उनकी स्थिति के बारे में सोचने के लिए विवश हुआ। अचानक मेरे मन में यह विचार आया कि उसके पास एक और काम है जो उसे करना है, अपने बिजनेस के भविष्य की योजना बनाना। उसने मुझे विस्तार से बताया था कि किस तरह वह 17 वर्ष की उम्र में आयरलैंड में से अमेरिका आया था। किस तरह उसने एक छोटे से ग्रोसरी स्टोर में नौकरी की थी और आखिरकार किस तरह उसने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया था और धीरे धीरे पूर्वी प्रांत के बहुत बड़े होलसेलर ग्रोसरी बिजनेस का विस्तार किया था। जाहिर था कि उनके मन में अपने बिजनेस के प्रति भावनात्मक प्रेम था। यह उनके जीवन का लक्ष्य था। निश्चित रूप से वह चाहता था कि उनके गुजरने के बाद भी उसका बिजनेस चलता रहे। ये इमोशनल अटैचमेंट अपने बिजनेस के साथ रहना, ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है इसमें। आगे ऊपर कीजिए, आगे थैंक यू, बढ़िए। थैंक यू प्रशांत जी फॉर वंडरफुल वंडरफुल रीडिंग। बहुत बढ़िया आपने रीड किया, है ना। तो प्रशांत जी ने तो इसको बता भी दिया कि क्या बात कर रहे हैं ना, उनका इमोशनल अटैचमेंट था, ये बताने की कोशिश की है। तो चलिए, आगे का पढ़ने के लिए हम लोग यहाँ पे लता जी को मौका देते हैं। लता जी, आप रीड कीजिएगा।
हाँ सर, थैंक यू सर। जब मैं बॉस्टन सम्मेलन से लौटा तो 30 दिन के अंदर ही मैंने जॉन स्कॉट की मदद करते हुए एक ऐसी योजना बनाई जिसमें उसके बेटे और 8 अन्य कर्मचारी उसके साथ बिजनेस में जुड़ जाए। इस सब का अ, जस्ट इस सब का जस्ट फिलाडेल्फिया के मैन्युफैक्चरर क्लब में मनाया गया और जॉन स्कॉट ने बहुत ही खास लोगों को डिनर पर बुलाया। मैं ही इकलौता बाहरी आदमी था जिसे आमंत्रित किया गया था। मिस्टर स्कॉट डिनर के बाद खड़े हुए और उन्होंने संक्षिप्त और भावनात्मक बातें करते हुए कहा कि यह उनके लिए कितनी खुशी का मौका है। मैंने अब दिल की सबसे करीबी दो चीजों की योजना बना ली है, मेरा बिजनेस और वो विदेशी मिशन जिन्हें मैंने स्थापित किया था। मैंने बिजनेस से जुड़े इन प्रमुख व्यक्तियों के जीवन का जो बीमा किया था, जिसमें मिस्टर स्कॉट के जीवन का और अधिक बीमा शामिल था। उससे मुझे एक दिन में ही इतना धन मिला जो मुझे इससे पहले 1 साल तक बीमा बेचने के बाद भी नहीं मिला था। उस डिनर की रात को मुझे पूरी तरह से क्लेट हंसीकर के दिए गए सबक का महत्व और मूल्य समझ में आया। इसके पहले मैं अक्सर यह सोचता था कि सेलिंग महज अपने लिए रोजी रोटी कमाने का साधन है। लोगों से मिलने जाने में मुझे डर लगता था क्योंकि मुझे लगता था कि मैं उनके काम और समय का नुकसान कर रहा हूँ। परंतु अब मैं प्रेरित हो चुका हूँ। मैंने तभी यह संकल्प कर लिया कि मैं अपने बचे हुए सेलिंग करियर को एक सिद्धांत के प्रति समर्पित कर दूंगा। थैंक यू लता जी, बहुत अच्छा रीडिंग और थैंक यू सर। बहुत अच्छा आपने बताया, है ना। तो यहाँ पे जब उन्होंने एक डील की और साथ में, है ना, उन्होंने हेल्प किया उनके सपनों तक पहुंचाने के लिए, तो उस बाकी लोगों का भी उनको है ना बीमा करने का मिल गया, जो उनके एक दिन के उससे बहुत ही ज्यादा था। तो ये हमने जाना, और उनको इससे ये सबक मिल गया कि लोग क्या चाहते हैं, अगर वो उनको दिलाने की कोशिश करें, है ना, जो भी वो चाह रहे हैं, तो उसको बेचना नहीं पड़ता है। ठीक है, ये हमें एक चीज समझ में आई। इसलिए हमें लोगों को हेल्प करना चाहिए, और उसको हेल्प करने के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें लोगों को सुनना चाहिए। तभी तो हमें पता चलेगा कि उनको क्या चाहिए। कई बार क्या होता है ना, हम लोगों को देखते हैं वो बेचने के लिए चले जाते हैं, वो सुनते नहीं है, कुछ नहीं देखते हैं और शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर हम सुनना शुरू कर दे तो हम ये समझ पाएंगे कि एक्चुअली किसी को चाहिए क्या। तो एक बार फिर से लता जी के लिए बहुत ही जबरदस्त तालियां। और अभी आगे का पढ़ने के लिए हम लोग यहाँ पे बुलाएंगे, आज हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं तारकेश्वर जी। तो तारकेश्वर जी, आप इसको रीड कीजिएगा। Hello, good evening, Kumar ji. Thank you so much for वेलकम। allowing me. ये जाने कि लोग क्या चाहते हैं और फिर उसे हासिल करने में लोगों की मदद कीजिए। मैं आपको बता नहीं सकता कि किसकी वजह से मुझे किस नए तरह का साहस और उत्साह आया। यह सेल्स तकनीक से अधिक था। यह एक ऐसी फिलॉसफी थी जिसके हिसाब से जिया जा सकता था। सो थैंक यू तारकेश्वर जी, आपने इस चैप्टर को खत्म कराया हमारे लिए। सो Thank you तारकेश्वर so जी, much. इस पे बात तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप खुद को इंट्रोड्यूस कीजिए हमारी कम्युनिटी के लिए। नेम, सिटी, प्रोफेशन, और हो सके तो आपका कैमरा चालू कीजिए, है ना। सो वी विल वेलकम यू इनटू दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी। Definitely. मेरा बैकग्राउंड शायद फोन में एक्टिव नहीं होगा, बट आई विल डू इट। मैं अपने बेड पे हूँ। हाँ जी, नो इश्यूज। हम में से अधिकतर लोग है ना सेफ जोन पे ही है। जस्ट अ मिनट। हाँ जी। He's on mute. आई थिंक वो सेट कर रहे हैं अपने आप को, है अच्छा, ना। ओके। तो चलिए, जब तक वो खुद को सेट कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट चीज पे बात कर लेते हैं, ठीक है।
सो तारकेश्वर जी को फिर हम मौका दे ही देंगे। अच्छा, आ गए हैं, चलिए स्क्रीन पे आ चुके हैं तारकेश्वर जी, तो सुनते हैं उनसे। Good evening to everyone. I must say this is one of the very unique group wherein everybody gives an opportunity to learn through new books. I mean, I'm actually very excited to see that how everybody is reading all the pages and getting something out of those pages. It's wonderful. So let me introduce myself. I am from Faridabad. My name is Tarkeshwar, and I born and brought up in Delhi. In 2016, I bought my own flat here in Faridabad, which is an NCR, National Capital Region in Delhi. And I am the product head for one of the Canadian company called Paulinsis, and I help all the big entrepreneurs to set up their businesses in Canada. So apart from setting their businesses, I also help them into all the immigration related assistance and jobs and a lot more other assistance when anybody moves to Canada. So we provide everything to them. So this is my introduction. Great, and Thank you. we're happy to have you, Welcome. Guru. Welcome to sir. the book reading club. Welcome to the community. And Sunita ma'am is also delighted. It is near to you, Sunita ma'am. But now she is Yeah. in USA. Yeah, welcome. Welcome, Tarkeshwar. Tarkeshwar. Thank you, sir. Thank you so Welcome much. Tarkeshwar ji once Nice again. meeting you all, sir. And I'm sure that we will, I'll definitely be a part of this book reading session every day. It is something very unique. Trust me, I've never come across any such group wherein we are positively doing such activity. And even at that time when we believe that we are highly occupied at this time, and we're doing such a good act. Thank you so much for How all did you the. get to know? How did you get to know about it? So I got an opportunity to speak to a wonderful person, Mr. Kumar Gauravji. There, everybody clap for him. Clap for him quickly. Thank you. It was a, I think, long 1 hour discussion wherein we had some personal touch as well on our professional lives. And in the first call itself, I connected myself to Gauravji. And, I feel He's that a I think magnet. he is absolutely, undoubtedly, he is a magnet, and the hard work he is doing, and the way he's Yes, actually, because of that. yeah. Right. So I am actually honored to be a part of this group, and thank you so much, Gauravji, for Thank you. giving me an opportunity to part of this group. Thank you so much. Thanks Kumar sir for this wonderful opportunity. Thank you all, है ना। और जैसे कुमार भैया, चलो थैंक यू, है ना। तो सब आप लोगों की, है ना, मेहनत है, और हम लोग मिलके बहुत आगे जाने वाले। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि बने रहेंगे तो 2025 तक हम सब लोग, है ना, झंडे गाड़ने वाले हैं, और 2022 तक तो हम उसको दिखाना शुरू कर देंगे। ठीक है। सो वेलकम वंस अगेन तरकेश्वर जी, है ना। सो आपका स्वागत है हमारी कम्युनिटी में। और जो आज हमने इसको पढ़ा है ना, ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं फिर से इसको एक बार फिर से पढ़ना चाहता हूँ। यह जानिए कि लोग क्या चाहते हैं और फिर उसे हासिल करने में लोगों की मदद कीजिए। एंड दिस इज व्हाट हमारी कम्युनिटी का एम है। हम यही कह रहे हैं कि आपको क्या चाहिए और हम उसे पाने में आपकी, है ना, मदद करना चाहते हैं। और इसलिए हम लोग यहाँ पे जुड़ के एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। दिस इज द ओनली कम्युनिटी जहाँ पे केवल आपको अप्रिशिएशन मिलेगा। आप गलत पढ़ो या नहीं पढ़ो या जो भी करो, लेकिन आप अगर हो इसमें इन्वॉल्व होगे ना, तो आपको अपने आप चेंजेस दिखना शुरू हो जाएगा। एंड दिस इज व्हाई पीपल लव दिस, और आप सब लोगों की वजह से चल रहा है। तो वंस अगेन आप सब लोग के लिए बहुत बहुत तालियां। 1:53 हो चुका है, बुक रीडिंग का समय तो खत्म हो गया, लेकिन कुछ चीजें जो हमें करनी थी आज से हमें शुरू करना था। देवांशु जी, अगर आप फिट हैं, आपके दांत ठीक हो चुके हैं, डॉक्टर ने कल आपको बहुत मारा, दांत निकाले, तो अगर आप ठीक हैं, फिट हैं, तो हम भगवत गीता का जो एक श्लोक था उसको लेंगे, और उसके बाद में हम हमारे कैलेंडर को लिखना शुरू। हाँ, आज से स्टार्ट करेंगे। और भगवत गीता का श्लोक स्टार्ट करने से पहले ना,
हाँ जी। थोड़ा सा मैं ना एक इंट्रोडक्शन टाइप का भी देना चाहूंगी कि मतलब भगवत गीता क्यों पढ़ना चाहिए और क्या है इसका मतलब, बताओ। ठीक है, तो उसमें ज्यादा थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आएगा। आप अपना तो एक सेकेंड। तो सभी को मेरा नमस्कार एक बार फिर से। भगवत गीता जाने आपने कितनी ही बार सुनी होंगी, बट सबने अपने अपने तरीके से अपना अपना एक्सप्लेनेशन दिया होगा, बट मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताना चाह रही हूँ कि भगवत गीता क्या है। इसमें कुछ विशेष है तो वो श्री कृष्ण जो हमको रास्ता दिखाते हैं, और उनको समझ जाए तो बहुत ही अच्छा है। जैसे अर्जुन ने उनको अपना सारथी बनाया था, वैसे आप भी उनको अगर अपना सारथी बनाते हैं तो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है या समस्या है, आपको उसका उत्तर जरूर मिलेगा ही मिलेगा। और एक सामान्य भाषा में बोलूं तो जैसे लोगों को एक रहता है कि वाय भगवत गीता, तो इसको एक मैंने एक बहुत ही अच्छा एक वो दिया है कि भगवत गीता इज अ आंसर, मतलब ये एक उत्तर है जिसमें ऐसा कोई क्वेश्चन या ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसमें इसमें आपको उत्तर नहीं मिलेगा। तो ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसपे सालों से रिसर्च होते हुए आ रहा है, और इसको मोटिवेशनल बुक भी बोला गया है और इंस्पिरेशनल बुक भी बोला गया है। बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर इसको फॉलो करते हैं, इसके श्लोक को फॉलो करते हैं। इसीलिए मैंने बुक रीडिंग कम्युनिटी में इसको रिकमेंड किया कि हमको भी पढ़ना चाहिए, हमको भी इससे कुछ नॉलेज लेने चाहिए। तो मेरा एक था कि मैं इसको स्प्रेड करूं इसके नॉलेज को, तो आज से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो भगवत गीता का ऐसा है कि इसमें टोटल 18 चैप्टर्स हैं, और हर चैप्टर में एक अपना अपना है। जैसे सबसे पहला वाला जो चैप्टर है उसमें है मतलब अर्जुन विषाद योग है। सेकंड जो चैप्टर है वो सांख्य योग है। जैसे जैसे चैप्टर्स आते जाएंगे मैं वैसे वैसे आपको बताते जाऊंगी कि क्या क्या इसमें एक्सप्लेनेशन है। या तो आप, अब ये आपके ऊपर है कि सिर्फ जो श्लोक है उसको मैं संस्कृत से हिंदी में कन्वर्ट करूं, और या फिर आपको हिंदी में कन्वर्ट करके उसका एक्सप्लेनेशन भी बताऊं। जैसे एक्सप्लेनेशन बताऊंगी तो थोड़ा टाइम लगेगा, और सिर्फ कन्वर्ट करूंगी तो वो तो 1 मिनट में हो जाएगा। जैसे आप लोगों की इच्छा होगी मैं वैसे आगे प्रोसीड करूंगी। आप संस्कृत में पढ़िए, फिर उसको हिंदी में अनुवाद कीजिए और उसका सारांश बताइए। ठीक है, तो ये मेरी भगवत गीता है। हेलो, मैं सोचता हूँ सारांश में थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, इससे बढ़िया यही है कि उसका हिंदी अनुवाद ही सुन ले तो ठीक रहेगा। बट जिनको, हाँ राजेंद्र जी सही कह रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों का काफी लोगों ने बोला है कि वो समझना चाहते हैं, तो ब्रीफली अगर सरल भाषा में है और उसका अभिप्राय कोई ज्यादा गहरा नहीं है तो फिर उसको नेक्स्ट डे हम समझ सकते हैं, अदरवाइज अनुवाद करके उसको बेशक छोड़ दीजिए। वर्ड टू वर्ड अनुवाद तो मेरे ख्याल से नहीं सही रहेगा। आप एक बार संस्कृत में पढ़िए और उसका सारांश हिंदी में बताइए। आप स्टार्ट कर दीजिए, बाद में जैसा चेंज करना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ ठीक है ठीक है। तो अथ प्रथमो अध्याय धृतराष्ट्र उवाच। इसमें धृतराष्ट्र बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्च किम कुर्वतः सज्जे। मतलब धृतराष्ट्र बोल रहे हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्र ने क्या किया। मतलब धृतराष्ट्र को इतनी क्यूरियोसिटी हो रही है कि वो पूछ रहे हैं संजय से कि वहां पर क्या चल रहा है, जो मेरे पुत्र हैं और जो अर्जुन के पुत्र हैं, सॉरी मेरे पुत्र हैं और जो पांडु पुत्र हैं वो क्या कर रहे हैं। तो उनकी वो जो सराउंडिंग है, उन्होंने क्या चक्रव्यूह रचा है, वो सब चीज के बारे में संजय से पूछ रहे हैं। और संजय कौन है? संजय उनको पूरी वो जो धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में जो भी चीजें, जो भी घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में वो उनको पूरा बताता है। क्योंकि धृतराष्ट्र आंखों से तो नहीं देख पाते थे, लेकिन उनको मन का ज्ञान बहुत ज्यादा था। और जैसे जैसे उनको संजय बताते थे, संजय को एक दिव्य बोलते हैं, एक दिव्य शक्ति, मतलब जो देखने का विजन पावर बोलते हैं, उनको वो था, मिला था वरदान में।
तो वो दूरदृष्टि भी देखते थे और उनको धृतराष्ट्र को पूरा आंखों देखा हाल बताते थे। तो वो उनसे पूछ रहे हैं कि क्या चल रहा है। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु पुत्र कर क्या रहे हैं। धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं आखिर युद्ध स्थल पर हो क्या रहा है। धृतराष्ट्र अंधे थे, देख नहीं सकते थे, परंतु आंखों से अंधे थे, मन और मस्तिष्क से नहीं। उन्हें पता था वो धर्म के साथ नहीं है। धृतराष्ट्र ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं जहां कृष्ण होगा वहीं धर्म होंगे, और कृष्ण उनके साथ में नहीं थे। तो उनको एक डिलेमा था कि ये क्या होने जा रहा है, लेकिन वो अपने पुत्र के आगे झुक गए थे और उन्हें अपने पुत्र का ही साथ देना था। क्योंकि जब भी हम कोई गलत काम करते हैं तो हमको उसका परिणाम पता होता है, वो बहुत शंकाजनक परिणाम होता है, हमें उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि ये सही होगा कि नहीं होगा। तो यही जो मन में धृतराष्ट्र की चिंता चल रही है वो संजय से यही पूछ रहे हैं, और वो उनसे उस वहां आंखों देखा हाल उनको बताने के लिए बोल रहे हैं। ये पहले श्लोक का ये अर्थ है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा। एक्चुअली क्या होता है ना, कुछ श्लोक ऐसे हैं कि ना एक श्लोक से दूसरा श्लोक को रिलेट है, तो वो एकदम से इनक्लोज करना ना, कभी कभी ऐसा भी होगा कि 2 श्लोक भी पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो वो इन बिटवीन इनकम्प्लीट लगेगा। जैसे आज वाला तो ठीक है कि उन्होंने पूछा तो उन्होंने उतना बताया, लेकिन वो ना एक दूसरे से को रिलेट है, तो कभी कभी 2 श्लोक भी पढ़ना पड़ेगा और वैसे समझाना पड़ेगा। चलेगा, चलेगा, है ना? चलेगा, है ना? तो मतलब एकदम माइंड ऐसा मत बना के आइएगा कि नहीं एक श्लोक था तो एक ही श्लोक, कभी कभी वो हाँ, नहीं, जो आपने हिंदी में अनुवाद रीड करा ना, बस उतना भी बहुत है, क्योंकि अभी शायद ये इतना सब एंड इट वाज वेरी क्लियर कि इसमें संजय पूछ रहे हैं, मतलब बता रहे हैं वहां का क्योंकि सिर्फ श्लोक पढ़ेंगे ना तो उसमें क्लियर नहीं होगा। उसमें सिर्फ 2 ही लाइन दिया है कि धृतराष्ट्र ने क्या क्वेश्चन पूछा संजय से, लेकिन जो मैंने एक्चुअली मैं नोट्स बनाई हुई हूँ, तो मेरा जो है नोट्स वो कम से कम 1-1.5 पेज का एक्सप्लेनेशन है। तो उससे जब मैं आपको समझाऊंगी ना एग्जाम्पल देके जो हमारी लाइफ से जो रिलेटेड है, तभी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो वो ऐसे ही अगर संस्कृत से हिंदी में कन्वर्ट करूंगी और सिर्फ वो क्वेश्चन आंसर ही चलेगा तो वो समझ में नहीं आएगा। फिर देख लेते हैं, मतलब जैसा कंफर्टेबल होता है वैसा हम कर लेते हैं ना, जैसा हमारे को समय भी वो करेगा, और हो सकता है कि कहीं कहीं पे हमको समझ आ जाए, कहीं ना समझ में आए तो हम देख लें। एग्जैक्टली। तो देवांशु जी के लिए जबरदस्त ताली, बहुत अच्छा दिया जाएगा। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू देवांशु जी। जी मैं भी कुछ मुझे बात शेयर करने करूं? हाँ करिए ना। हाँ, नैना जी को लेके आते हैं हम लोग मार्केट प्लेस पे। अरे नहीं, एक्चुअली है ना, मेरी अभी 2 दिन पहले ही देवांशु से बात हुई थी कि मैं इतने दिन अपने ग्रुप में नहीं थी, तो मेरा एक ग्रुप था स्कूल का, तो वहां पे हम लोग ने ऐसी ये सब चीजें ना चालू की थी, क्योंकि हमारे पास ये नॉलेज नहीं होता है ना, गीता है, महाभारत, रामायण, तो जो सुना हुआ है वही है। तो ऐसे था कि मैंने ये अपना बुक रीडिंग का उनके साथ शेयर किया था ये बात कि हमारा एक ऐसा हम लोग ने चालू किया है करके, तो उनको वो बात अच्छी लगी, तो उन्होंने भी ये इम्प्लीमेंट किया। तो बोले क्यों ना हम लोग जो हमारा जो मतलब जो पूर्वजों ने जो हमें सिखाया है, जो उन्होंने फॉलो किया, वो तो हमारे पास नॉलेज ही नहीं, अब तो हम अपने बच्चों के पास कैसे जाएगा ना। तो फिर हम लोग ने वो स्टार्ट किया। तो मैंने ना पूरा ये मंथ में हम लोग ने पूरा गीता का जो शॉर्ट में जो था ना, मतलब जैसे देवांशु ने बताया कि गीता बहुत सारे बुक से हर किसी ने अपने अपने वर्ड्स में अपने अपने को जैसे समझ में आता है ना, वो हिसाब से वो लिखा हुआ है। तो हम लोग ने एक शॉर्ट में था कि अपने को इंटरेस्ट आना चाहिए, तो उस हिसाब से वो जो शॉर्ट वाला जो बुक था वो हम लोग ने पढ़ा पूरा 18 अंत है। और मैंने इससे परसों ही बात शेयर की थी कि हम लोग जैसे सोचते हैं ना, और वो हिसाब से अपने को सोर्सेस मिल जाता है, और ये मेरे दिमाग में काफी टाइम से थी ये बातें। और अभी वो कंप्लीट हुआ ना, तो मेरे मतलब ना मैंने कल ही सोचा कि अभी मेरे पास ऑलरेडी एक गीता है, तो मैं क्यों ना वो स्टार्ट करूं। और मेरे हाथ में है ना, मेरे बुक का बता दूं, मैंने जस्ट आज ही मैंने प्लान किया था कि ये मैं स्टार्ट करूं, और देवांशु ने जस्ट आज से स्टार्ट किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसने स्टार्ट किया है करके, बोलते ना, मतलब मुझे वो था ही, और देवांशु ने आज ऐसे टॉपिक, और मैं आज कितने टाइम के बाद आज मैं आई हूँ, ओके, और लिटरली फॉर्चुनेटली वही उसने टॉपिक निकाला, तो अभी मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे और अभी इजी होगा और सपोर्ट भी मिलेगा ये बुक। आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर गया। सीरियसली मतलब थोड़ा भी ये नहीं था मुझे कि मैं आज आके मतलब यही बात सुनूंगी करके यहाँ पे। थैंक यू सो मच देवांशु, थैंक यू।
हेलो। थैंक यू। हाँ और राजेंद्र मैं ना हेलो। बहुत सिंपल एकदम हिंदी में मैं इतने अच्छे से समझाऊंगी ना कि मतलब वो एक एक श्लोक ना समझ में आ ही जाएगा। भले ही मैं संस्कृत में बताऊंगी, बट जो मेरा ना एक्सप्लेनेशन हिंदी में होगा ना, वो मैं एक एक एग्जाम्पल देख के बताऊंगी ना, वो आप लोग को समझ में आएगा, एक स्टोरी के जैसे बताऊंगी। वो नहीं चलेगा कि एक भगवत गीता हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ संस्कृत 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 और फिर हिंदी में अनुवाद। उसको जब तक थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे नहीं ना, तो वो मजा नहीं आएगा। तो वो मैं मजा दिलाऊंगी आप लोग को, इतना मैं प्रॉमिस करती हूँ। चलो देवांशु जी के लिए जबरदस्त तालियां। थैंक यू नैना जी। और राजेंद्र जी काफी देर से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे भी हाँ, सुनते हैं। तो है ना, एक्चुअली मैं भी एक ना चीज इंट्रोड्यूस करने का सोच रहा हूँ, अगर आप लोग इजाजत दें, कि है ना एक है ना सुविचार भी हम पढ़ें। जैसे आज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आगे आप अप्रूव करेंगे तो उसको पढ़ा जाएगा। हाँ जी। जैसे, चिंता समाधान नहीं, जीवन की समस्या है। चिंता का समाधान चिंतन है। अगर समाधान की जरूरत हो तो चिंता की बजाय चिंतन देता है और आगे बढ़ने का रास्ता भी। ये आज का सुविचार मेरा। अगर आप लोग अच्छा लगेगा तो इसको रखेंगे, नहीं तो बहुत अच्छा। तो राजेंद्र जी हम इसी से शुरू कराएंगे, कल से आप आ जाओ बिल्कुल 10:15 पे, तो हम आपको एक्चुअली क्या पहला है मौका ना, देंगे। मैं है ना खाली है ना संडे, मंडे और ट्यूसडे को ही आ सकता हूँ, बिकॉज वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे आई एम इन अनदर वेबिनार एट द सेम टाइम। तो मैं 3 दिन आऊंगा, 3 दिन पक्का। The rest of 4 days who we told the सुविचार then? कोई नहीं। नहीं नहीं, यहाँ पे बहुत सारे मैं लोगों जिन के दिनों पास नहीं आऊँ, सुविचार है। मैं जिन दिनों नहीं आऊँ उस दिन और भी कोई है ना कर सकता है, कोई भी सुविचार तो सुना दे, कोई भी सुविचार सुन। ग्रेट। और वैसे है ना संजय, देवांशु जी से और कुमार साहब से मैं अनुमति चाहता हूँ, कभी कभी मुझे भी है ना गीता श्लोक का अवसर दिया जाए। जिस दिन मैं गीता श्लोक अगर मिलेगा तो है ना, मैं उस दिन है ना विचार नहीं करूंगा, 1-2 बार मैं भी करना चाहता हूँ। हम भी अपने विष्णु सहस्त्रनाम में हमेशा करते हैं, तो 1-2 बार मैं भी करना चाहता हूँ गीता श्लोक का जी उच्चारण। और पक्का, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जिसको हम लोग इनिशिएटिव मिलके करेंगे, ये हमारी कम्युनिटी है, सब लोग मिलके हाँ। करेंगे, है ना। हाँ, कभी यहाँ कभी पर मुझे भी ऐसा अवसर नहीं दिया है जाए। VIP है, कोई भी नहीं, सब एक ही लेवल पे, जिसको भी अगर लग रहा है कम फॉरवर्ड एंड स्पीक, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए राजेंद्र जी के लिए जबरदस्त तालियां, है ना, बहुत ही बढ़िया उन्होंने बताया है। वंडरफुल वंडरफुल। ठीक है, अभी देखो समय हो गया है 11:06। अभी हम, आप सबको पता है हमें क्या करना है, हमारे कैलेंडर लिखने हैं, है ना। जो नए लोग हैं उनके लिए बताएंगे। आज कौन बताना चाहेगा आप में से, कौन गाइड करना चाहेगा कि कैलेंडर में क्या लिखते हैं हम लोग? सुखदेव जी आप बताना चाहेंगे? जी सर, वो मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा, वैसे ओरली तो बता दूंगा, कोई दिक्कत हाँ वर्बली बता दीजिएगा आप, ठीक है। नहीं। मैं आपको जैसे स्पीकर मोड पे लेके आते हैं। सभी को नमस्कार मेरा। तो हम डेली जो अपना डे प्लान करते हैं उसके लिए हम अपना वो लिखते हैं, जैसे टाइमिंग अकॉर्डिंग, जैसे शेड्यूल बनाते हैं कि हमने नेक्स्ट डे हमने क्या क्या करना है। जैसे भी हमारा अब बुक रीडिंग का है तो वो मेंशन करते हैं भी इतने से इतने टाइम हमारा बुक रीडिंग रहेगा। और डे हमारा जैसे सुबह स्टार्ट होता है, जैसे हम में से कई लोग कमांडो ट्रेनिंग में है तो वो अपना लिखते हैं, जैसे उनका वेकअप टाइम है 4:50 या 4:40, वो अपना टाइम लिखते हैं। फिर उसके बाद कमांडो ट्रेनिंग या जो भी उनका पूरे डे का शेड्यूल रहता है वो हम इसमें मेंशन करते हैं। हेलो, हाँ बोलिए आप सुखदेव जी, बताइए आप। हाँ जी, तो हम उसमें पूरा वो हम आवरली भी शेड्यूल बना लेते हैं, वो अपने पे डिपेंड है, आप आवरली बनाते हो या हाफ आवरली या हार्ली और हाफ अर्ली दोनों मिला के, उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम शेड्यूल बना सकते हो। उसमें अपने पूरे दिन में आप क्या क्या प्लानिंग करोगे, और फिर हम उसको नेक्स्ट डे रिव्यू भी करते हैं कि हमने जो आज डे प्लान किया था कि हमने उसमें से कितना अचीव किया, ताकि हम नेक्स्ट डे फिर हम कोशिश करते हैं कि और ज्यादा जो भी हम डे प्लान करते हैं उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। एनालाइज भी करते हैं कि हमने आज पूरे दिन में जो प्लान किया था कि हम वो कर पाए या ना कर पाए, तो डेली हम उससे इम्प्रूवमेंट भी अपने आप में कर सकते हैं। शायद आप समझ गए होंगे जो नए हैं। बिल्कुल, सुखदेव जी के लिए जबरदस्त तालियां। और थोड़ा सा मैं है ना मेरे कैलेंडर को भी दिखा देता हूँ तो आप लोग को समझेगा, खासकर नए लोगों के लिए, है ना। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो अगर आप लोग देख पा रहे हो कैलेंडर, इसको दिख रहा है?
बैकग्राउंड हटा हाँ दो सॉरी, अपना। मेरे को बैकग्राउंड निकालना पड़ेगा। दिखा देती हूँ, मैंने लिख लिया है। बैकग्राउंड के कारण ना थोड़ा ब्लर हो जाता है। सुप्रिया दिखा रही है, रुकिए, सुप्रिया जी दिखा रही है। यहाँ पे दिख रहा है कि इस तरीके से टाइमिंग डाला हुआ है, सुबह मॉर्निंग से 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक जैसे कमांडो ट्रेनिंग करना है, फिर 6:30 to 7 सेल्फ स्टडी करना है, देन बुक और सीडी सुनते हैं हम लोग, देन वॉक करना है तो वो भी लिखा है, गेट रेडी, फिर तनुष को रेडी करना है, तनुष का क्लास है। सो हर एक घंटे का ऐसे ऐसे स्लॉट यहाँ पे है और उसके सामने लिखा है कि क्या क्या एक्टिविटी हम लोगों को करना है। ये रात के 12 बजे तक का, इवन सोशल मीडिया का भी टाइम यहाँ पे लिखा है 11:30 से 12, तो वो भी फिक्स करके रखा है। तो इस तरीके से टाइम टेबल। हाँ अब दिखा, नहीं तो पूरा वेट दिख रहा था। हाँ हाँ अभी दिख गया। हाँ अब ऐसा 1 घंटे का स्लॉट बना के आपको उसके सामने लिखना है। सो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको पेपर यूज करना है, आप कोई कैलेंडर भी यूज कर सकते हैं, है ना, गूगल कैलेंडर या आपका कोई कैलेंडर। लेकिन इसको प्लान करने का, कल ही हमने इस चैप्टर को पढ़ा था कि अगर हम समय को प्लान करते हैं तो हमारे पास समय ज्यादा हो जाता है, और हम इसको काफी दिन से कर रहे हैं और ये अच्छी प्रैक्टिस है, तो इसको हम चालू रखते हैं। अब हम हाँ जी, मतलब दो क्वेश्चन है। हाँ बोलो जतिन। एक सर आप कल बोले 6:30 बजे के बाद कुछ करने को, वो क्या था? सुबह हम लोग सेल्स ब्रह्मास्त्र पढ़ने का प्लान कर रहे हैं, अभी देखते हैं उस पे हम लोग, है ना, थोड़ा सा कुछ दिनों में शुरू करेंगे। कल जैसा बात की थी, जो लोग ने सेल्स ब्रह्मास्त्र खरीदा होगा हम लोग मिलके पढ़ेंगे उसको, ठीक है ना। अच्छा, और एक मेरा क्वेश्चन इधर है हाँ कि क्वेश्चन ये है कि जैसे कोई पर्सन है, हम उसके साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, उसके मतलब सब बात मान रहे हैं, तब तक वो उसे हम अच्छे लगते हैं। जब हम उसके मना करने लग जाते हैं या कुछ, या उसके मतलब वो बोलता हम काम नहीं करते, तो उसे वो हमारी बुराई करने लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? जतिन देखो, लाइफ में है ना 2 चीजें हैं, या तो हम साइकोलॉजिस्ट बने, हम ये पता लगाए कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, या फिर हम, है ना, सक्सेसफुल बने। राइट, चॉइस आपके पास में है, आप क्या चाहते हो। वैसे करना क्या चाहिए इसमें? आप मतलब आप सक्सेसफुल बोले होने एक के बार लिए रिपीट करो अपना क्वेश्चन जतिन। जतिन, सब में एक तरह की मैच्योरिटी नहीं होती, और उन लोग को शायद ये समझ नहीं होती कि इसका कोई और पर्सपेक्टिव भी हो सकता है, और उसमें सेंसिटिविटी की भी कमी है। जो इंसान अपनी बात को बताने में आतुर रहता है और दूसरे की सुनना भी नहीं चाहता, तो ये आपको खुद डिसाइड करना है। या तो आप उसको प्यार से समझाओ कि मैं आपकी सब बात सुनता हूँ और सुन के समझता हूँ, आप भी मेरे ये विचार सुनिए, एकदम से उसको डिस्कार्ड मत कर दो। उसके बावजूद भी अगर कोई नहीं सुनता, देन यू नो कि उसमें शायद कैपेबिलिटी नहीं है या वो नहीं करना चाहता। दैट्स इट। मतलब मेरे से वो सीनियर है, तो मैं कैसे उसे मना करूं? नहीं सुनाई दिया मुझे। मना क्या करना चाहते हो, मतलब आपको कुछ काम दिया वो मना करना चाहते हो आप। वो एक बार क्या हुआ था, जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, तभी मैं आपको पूछ रहा हूँ। एक बार हुआ, जो मेरा जो मतलब हेड था मेरा जो, तो वो मुझे उसने बोला कि एक वो मतलब वर्कर था, उसने मतलब उसके साथ गलत बोला, ठीक है। तो कह रहा उसके पे मतलब कह रहा मुझे बोल दिया कि इस पे तू ध्यान रखना, जब भी गलती करे मुझे बता देना। ठीक है, मैं चल मैं बता दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद उसने मतलब उसके साथ एक बार उसने हल्की सी गलती पकड़ी, उसके साथ मतलब गलत करना चाहा कि तू उसकी मतलब वो गलत काम कर दे, कि एब्सेंट लगा दे, ये कर दे। मैंने सीधा मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा। तो वो मेरे पीछे पड़ गया, मेरी बुराई करने लग गया कि तू उनके साथ मिला हुआ है, ये करने, मेरी मतलब बुराई करने लग गया। जतिन देखो, ये बहुत